हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। मैं असगर कमाल आपके साथ। आइए आज शुरू करते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री। इतिहास को पढ़ेंगे जिसमें अध्याय 12 यानी चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 यानी कि नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1947 यानी 1885 से 1947 के बीच जितनी भी चीज़ घटित हुई है जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बीच, उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई वह कैसे भारतीयों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई, उनके द्वारा कैसे अपना हित साधने के लिए भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार का ताना बाना बुना गया, जिससे भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तो समाप्त किया ही, सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को भी समाप्त कर दिया। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि हमने पिछली चैप्टर यानी पिछली अध्याय में पढ़ा था कि भारत में अंग्रेज कैसे आए थे और उन्होंने कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक व्यवस्था जो होता है उसको कैसे कायम किया यहाँ पे, और कैसे ही इन्होंने शोषण किया यानी एक्सप्लॉइट किया हमारे देश में अलग अलग चीज़ों को, जैसे सोसाइटी को, इकोनॉमिकल इकोनॉमी को, हमारे आर्थिक चीज़ों को और एजुकेशनल को यानी शैक्षणिक सुधार को भी ताना देकर एक तरह से शोषण किया। और भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारा सेल्फ रिलायंट जो कि हमारा अर्थव्यवस्था था उसको भी समाप्त कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया इन्होंने, एक तरह से एक्सप्लॉइट यानी शोषण कर कर अलग अलग तरीके से। साथ ही शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 के विद्रोह को भी जन्म दिया, और इसके साथ साथ शोषणकारी और विभेदकारी जो नीति थी इनकी, उस नीति में 1857 में क्या हुआ कि विद्रोह का भी एक तरह से जन्म दिया यानी रिविलियन हुआ, जो कि 1857 की क्रांति बोलते हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करे। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी मतलब असंतोष व्याप्त था यानी कि लोग खुश नहीं थे अंग्रेजों से, जैसे इन्होंने शोषण कर रहे थे लोगों के साथ। राष्ट्रवादी जो थे, जो नेशनलिज्म जो लोग थे यानी जो अपने राष्ट्र से जो प्यार करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक के शासन करे। भारतीय संगठित रूप से अंग्रेजों का यानी विरोध करना चाहते थे, यानी हर भारतीय क्या करना चाहता था, विरोध करना चाहता था, क्योंकि इतनी एक्सप्लॉइट इन्होंने कर दिया था अंग्रेज ने भारत के लोगों को कि अब ये नहीं रुक सकते थे। शुरुआती में कुछ संगठन की स्थापना तो हुई, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी, लेकिन उनका प्रभाव जो था, इफेक्ट जो था, वो क्षेत्रीय यानी रीजनल स्तर पर ही पड़ा, यानी कि फैल नहीं पाया। लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र हित में थे, लेकिन इसका उद्देश्य जो था, एम जो था, वो राष्ट्र के हित में था। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। और ये जो संगठन जो बनाई गई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी, उसके द्वारा क्या किया गया, देश में यानी कंट्री में भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यानी भागों में भारतीय जो जनता थे उनको सोसाइटी और पॉलिटिकल यानी सोशल और पॉलिटिकल सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। यानी उनको जागरूक करने का मतलब उनको बताया गया कि आपका ये अधिकार है, आपका ये चीज़ अधिकार है, ये चीज़ आपका एक तरह से शोषण हो रहा है। तो उनको जागरूक किया गया, समझाया गया। और वो किस तरह समझाया गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसके हेल्प लेकर विभिन्न विभिन्न देश के भाग में घूमकर लोगों ने एक तरह से जागरूकता फैलाई।
भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनैतिक संगठन 1851-52 ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन, यानी 3 प्रोविंस थे उस समय में 1851 और 52 में। और ये तीनों प्रोविंस में क्या किया गया, 3 अलग अलग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, शुरुआत हुआ, जिसका सदस्यता मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जो जमींदार होते थे वो करते थे। बंगाल में क्या था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में क्या था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन। तो ये 3 प्रोविंस कौन कौन से थे, मद्रास, बम्बई और बंगाल। 1867 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। देखिए 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, तो याद रखना है पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने की, तो महादेव गोविंद रानाडे। इनको एमजी रानाडे भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, महादेव गोविंद रानाडे। और इसके सदस्य जो थे वो मध्यम वर्गीय समान लोग यानी जनरल लोग थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में किसने स्थापना की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में की थी। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1878 नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन। 1883 अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फाइनली हुई। तो 28 दिसंबर 1885 को फाइनली जो सबसे बड़ी उभर कर आई पार्टी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये जो थे 1 से 7 तक ये छोटी छोटी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो कि रीजनल यानी कि एरिया में ही कुछ ये स्थिर रह पाए, ये दूर तक नहीं फैल पाए। तो इसको याद रखना है, अलग अलग जो भी यानी कि एसोसिएशन की गठन की गई थी और उनको किसने की थी स्थापना, तो वो भी याद रखना है। ठीक है। अब 1885 में फाइनली हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगी, जो कि पूरे देश में एक तरह से पूरे देश में इनकी जागरूक फैलाई जाएगी इनके थ्रू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुआ। इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय है और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। तो ये चीज़ 1850 में बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में एक तरह से क्या हुआ कि एक सोच विकसित हुआ, यानी कि एक तरह से थिंकिंग डेवलप हुआ इन हर लोगों के, कि जो भारत में जो निवास करने वाले जितने भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग रंग के, अलग अलग वर्ग के, क्लास के लोग जो रहते हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग लिंग समूह के लोग जो हैं, वो सब भारत के लोग हैं और ये इनका घर जो है भारतीयों का घर है भारत। यहाँ के संसाधन और व्यवस्था जो भी रिसोर्स है उस पर हक किसका है, तो भारतीयों का है। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। इस तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो देखिए इस तरीके से क्या हुआ, लोगों यानी हर एक लोगों में राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म का भावना यानी डेवलप होने लगा, विकास होने लगा और उस तरह से एक नेशनलिज्म का जन्म हो गया। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी।
इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। तो कैसे देखिए नेशनलिज्म जो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, एक छोटी-छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जैसे-जैसे उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो राजनीतिक जो संगठन बनी, उससे क्या फ़ायदा हुई, प्रत्येक लोगों में एक तरह से भावना जगा कि हमारा देश है और हमारे देश में ही हमको एक तरह से हमारी जो राइट्स जो है उसको दबाया जा रहा है और हमारी जो रिसोर्स है यानी संसाधन व्यवस्था है उस पे अंग्रेज एक तरह से शोषित कर रहा है, यानी कि हमारी ही देश और हमको ही मतलब यहाँ पे एक तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो इस तरीके से इनमें क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और इन्होंने क्या करने लगा, एक तरह से अंग्रेज़ों को विरोध करना शुरू हो गया। यहाँ से भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। भारत में जो अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों यानी जो कि नीति जो थी उसको ज़रूरत पूरा करने के लिए भारत का जो था वो आर्थिक यानी शोषण करना शुरू किया, यानी इकोनॉमिकल एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। निर्यात मतलब क्या होता है, ले जाते थे यहाँ से, एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट मतलब आयात। तो क्या हुआ, इंग्लैंड में जो औद्योगिक यानी कि ज़रूरत थी, इंडस्ट्रियल नीडेड के कारण ये क्या करते थे, यहाँ से सस्ते यानी कच्चे माल का निर्यात करते थे, यानी कि यहाँ से वहाँ ले जाते थे निर्यात, और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग करते थे और तैयार कर माल वहाँ से भारत में भेजते थे और यहाँ पे बेच चुकते थे। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए। देखिए, इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में क्या किया, टैक्स लगाए। जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। लेकिन यहाँ पे तो टैक्स बढ़ाए, लेकिन इंग्लैंड में तैयार जो माल कर रहे थे उस पे राहत प्रदान की। अंग्रेज़ों का सिविल और सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। जो अंग्रेज़ थे उनका सिविल और सैन्य यानी सैनिक प्रशासन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो खर्चीला था। उच्च पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेज़ों की ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। देखिए, जो हायर पोस्ट था उस पे भारतीय लोगों को बहाली नहीं की जाती थी, यानी कि रिक्रूट नहीं की जाती थी, उस पे क्या किया जाता था, अंग्रेज़ों की बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह यानी कि हाई अमाउंट में सैलरी दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफ़सर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। देखिए, अपनी तनख्वाह जो थी वो सारी रकम इंग्लैंड भेज देते थे और भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफ़सर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। यानी कि भारतीय मामले में जितने भी काम करते थे, इंग्लैंड में काम करते थे लोग, उनको भी क्या किया जाता था, यहीं से पैसा दिया जाता था, यानी कि भारत का ही पैसा उनको दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल पड़ने लगा, यानी एक तरह से अकाल आने लगा, फैमिन आना शुरू हो गया। ठीक है, साल दर साल पड़ने लगा क्योंकि भारतीय कृषक यानी एग्रीकल्चर अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। यानी देखिए, यहाँ पे क्या होता था कि जो भारतीय कृषक जो थे, जो फार्मर थे, वो अपने ज़रूरतों के अनुसार यानी कि अनाज यानी कि जो ग्रेन जो होता था वो उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, यानी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वो क्या करते थे, इंग्लैंड की जनता के लिए यानी इंग्लैंड के जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वो क्या करते थे, वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेदार बताया। इसके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकत्रित किया।
भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा, यानी कि तार, रेलवे और सड़क भी लाया। लेकिन ये मेनली इनका फोकस जो होता है, एम जो होता है, यानी कि ज़रूरत जो होता है इनको होता है। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वाले को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। और भारत में जो राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को संगठित यानी एक तरह से मिलने का एक मंच मिल गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया, जो पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता को, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे से अवगत करा सकते थे। तो एक तरह से अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को क्या एक संपर्क भाषा मिली, जिसके माध्यम से वो क्या करते थे, वो अपनी समस्याओं एवं विचारों को संपूर्ण भारत में क्या करते थे, अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ, यानी मॉडर्न जो हमारी न्यूज़पेपर है उसका विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया, यानी समाचार पत्रों जो थी न्यूज़पेपर में इन जो भी शोषण करते थे अंग्रेज, उनके बारे में भी एक तरह से आना शुरू कर दिया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा, तो अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी 1878 ये एक एक्ट लाया अंग्रेज। जब समाचार पत्र यानी कि जो शोषण करते थे अंग्रेज इंडिया के खिलाफ, यानी इंडिया की जितनी भी आर्थिक चीज़ों पे या लोगों पे, तो उसको समाचार पत्रों में क्या करने लगा, छपने लगा, यानी कि इंडियन लोगों ने छापने लगा। उसी क्रम में एक एक्ट लेकर आ गया अंग्रेजों ने, जिस एक्ट का नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये 1878 में लाया गया है। इसके माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए, यानी कि इनकी प्रसार नहीं हो पाए। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन कार्य में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने और राष्ट्रीयता के प्रसार मुख्य भूमिका अदा की। तो एक तरह से ये एक्ट लेकर आ गए थे उस यानी प्रसार को रोकने के लिए, क्योंकि जो शोषण ये लोग कर रहे थे अंग्रेज, उनकी एक तरह से समाचार पत्रों में जानकारी मिल रही थी। हर लोगों के पास एक तरह से समाचार के फॉर्म में उनको एक तरह से जानकारी मिल रही थी। उस जानकारी को यानी बंद करने के लिए ये एक एक्ट लेकर आ गए थे अंग्रेज। देसी भाषा में जो भी यानी कि छपने वाली अखबार थी, उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी किस एक्ट के थ्रू, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाई गई थी। इस एक्ट का यही मिशन था कि जितने भी भारत में यानी देसी भाषा में छप रही है अखबार, उसको क्या किया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि उसको बंद किया जाए। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकीर्तियों को प्रकाशित तो किया ही, साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। यानी ये जितनी भी अखबार है, ये क्या किया, अंग्रेजों की कुकीर्तियों यानी अंग्रेज जैसे जैसे टॉर्चर कर रहे थे इंडियन लोगों को, इंडियन चीज़ों पे, उसको एक तरह से प्रकाशित किया यानी छापा। और वो क्या हुआ, लोगों तक पहुंच पा रहा था, और उससे लोग क्या हो रहे थे, एक तरह से उजागर हो रहे थे, यानी एक तरह से जागरूक हो रहे थे। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण और राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। इस तरीके से क्या हुआ कि भारत में राजनीतिक प्रशिक्षण यानी पॉलिटिकल ट्रेनिंग और राष्ट्रवादी विचारों को यानी नेशनल आइडिया जो था उसको यानी पहुंचने लगा, मुख्य हथियार के रूप में एक तरह से काम करने लगे। तो ये एक तरीका से शुरुआत है कैसे कैसे
इंडियन लोगों या इंडियन चीज़ों पे, इंडिया की चीज़ों पे कैसे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे अंग्रेज, और कैसे कैसे इंडिया का हक को दबाया जा रहा था। तो कैसे यहाँ पे नेशनलिज्म का एक तरह से विस्तार हुआ और कैसे इंडियन लोगों ने इस चीज़ को जानने की कोशिश की। तो इस सब के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। छोटी छोटी वीडियो रखते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।